Today we are going to start a new chapter in biology and the name of that chapter is molecular basis of inheritance. ये चैप्टर जेनेटिक्स यूनिट का सेकंड चैप्टर है और इस यूनिट से लगभग 40 टू 48 मार्क्स का डायरेक्ट नीट के अंदर वेटेज रहता है। स्टार्ट करें हम लोग इस चैप्टर को तो एनसीईआरटी हमसे कहती है कि आप पिछले चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ चुके हो। क्या चीज़ पढ़ चुके हो कि इनहेरिटेंस पैटर्न्स जो होते हैं वो क्या हैं और उनका जेनेटिक बेसिस क्या होता है इनहेरिटेंस पैटर्न्स का, ये हम लोग पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर पढ़ चुके। अब एनसीईआरटी कहती है कि मेंडल के टाइम पे जो मेंडल बात कर रहा था फैक्टर्स की, कि जो फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को, ये क्लियर ही नहीं था कि वो किस नेचर के हैं, ये क्लियर ही नहीं था। इसका ये मतलब है मेंडल को ये मालूम नहीं था कि उनका नेचर क्या है, यानी कि वो प्रोटीन है या वो कार्बोहाइड्रेट है या वो न्यूक्लिक एसिड है या वो लिपिड है या क्या चीज़ है वो, ये उसका बायोकेमिकल नेचर जो है वो क्लियर नहीं था। फिर अगले 100 साल तक, ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल जो है इन्वेस्टिगेट किया गया। अब जब मेंडल के टाइम पे इसके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है तो अगले 100 सालों तक प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल का मतलब रेप्यूटेड टू बी द जेनेटिक मटेरियल जो है उसके बायोकेमिकल नेचर को इन्वेस्टिगेट किया गया। और कल्मिनेटिंग इन द रियलाइजेशन, यानी हाईएस्ट जो अचीवमेंट थी इस रियलाइजेशन के अंदर, वो क्या रही कि जो डीएनए है हमारा, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यही जेनेटिक मटेरियल है एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारा डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या मैं आपसे बोलूं कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, तो क्या ये आंसर या ये स्टेटमेंट सही होगी? तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल फॉर एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देन दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूक्लिक एसिड इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने न्यूक्लिक एसिड बोला है। मैंने ये क्लियर नहीं किया कि मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ या आरएनए की। न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो हो सकते हैं हमारे पास। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। मेजॉरिटी के केसेस में डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, बाकी कुछ के केसेस में आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन दोनों के दोनों हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो सिंपल सी बात कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। और उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेजॉरिटी के अंदर कौन है? हमारा डीएनए है। अब बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड है सिंपल सी चीज़ कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। अब हमें एक और नया शब्द पता चल गया। हमने ये बोला कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो जेनेटिक मटेरियल हमें पता चला दो चीज़ें हैं, या तो डीएनए है या फिर आरएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं? हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं। हमें ये समझ में आ गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है? वो न्यूक्लिक एसिड होता है। मेजॉरिटी के केस में डीएनए और बाकी के केस में आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? हमें ये पता चला कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर भी किसका है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब बात आती है ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिल के बनता है। क्या क्या चीज़ें? पहली हमारी नाइट्रोजनस बेस होगा हमारा कोई, यानी एन कंटेनिंग कोई बेस है। फिर बात आती है क्या कि दूसरी चीज़ हमें चाहिए एक पेंटोज शुगर, और तीसरा कंपोनेंट जो न्यूक्लियोटाइड को बनाता है वो है एक फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीज़ें मिल करके हमारा क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है हमारे न्यूक्लिक एसिड का, और न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है हमारे न्यूक्लियोटाइड का। इन दोनों में आपस में रिश्ता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दों का सारा खेल है। न्यूक्लिक एसिड इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज़ द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर टी आता है। टी से आप याद रखो टी फॉर टुगेदर,
T फॉर टुगेदर। टुगेदर का मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों चीज़ें हमारी क्या हैं, टुगेदर हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीनों चीज़ें आएंगी, नाइट्रोजनस बेस आएगा, पेंटोज शुगर आएगी और फॉस्फेट ग्रुप आएगा। ये चीज़ हमारा तीनों मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी। अब बात आती है कि अगर हम लोग फॉस्फेट ग्रुप को साइड में रख दें तो ये सिर्फ दो चीज़ें बचती हैं हमारे पास, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, इन दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसके नाम में साइड आ रहा है, इन्होंने फॉस्फेट को साइड रख दिया। तो सिंपल सी चीज़, अब आपसे अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बना है। न्यूक्लियोसाइड क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल्स टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। फिर अगर आपसे ये बोला जाए कि इन दोनों की जगह पे अगर मैं ये रिप्लेस कर दूं, क्या बात बन जाएगी, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, यानी ये स्टेटमेंट भी मेरी करेक्ट है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी हैं। अब बात आती है कि हमने ये बोला कि जो न्यूक्लिक एसिड है हमारा, ये न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है हमारे न्यूक्लियोटाइड का। तो हम लोग अब ये समझने वाले हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, फिर हम लोग ये समझेंगे इसको पॉलीमराइजेशन कैसे बनेगी जिससे हमारा न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। सीआरटी आपसे बात क्या कहती है कि जो डीएनए है और जो आरएनए है, ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो कि मिलते हैं हमें लिविंग सिस्टम्स के अंदर। डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के केस में। और आरएनए का क्या क्या काम है, अब ये नोट करते चलना। आरएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, कहाँ पर, कुछ वायरसेस के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करते जाना। आरएनए की बात हो रही है, पहला काम क्या है कि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है कुछ वायरसेस के अंदर। मोस्टली फंक्शन कैसे करता है, मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर। तो दूसरा काम हो गया कि आरएनए मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। तीसरी चीज़ क्या आ रही है आरएनए के बारे में, इसके एडिशनल रोल्स भी हैं, जैसे एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह भी ये फंक्शन करता है और कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी ये फंक्शन करता है। तो आपको एनसीईआरटी ने 5 फंक्शंस बता दिए आरएनए के। तो क्या क्या हो गए, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करना कुछ वायरसेस के अंदर, मैसेंजर की तरह काम करना, अडाप्टर की तरह काम करना, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह काम करना और फाइनली एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह काम करना। अब एनसीईआरटी कह रही है कि क्लास 11 के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड के हैं और किस तरीके से जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं ये लिंक हो जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर बनाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए को, उसकी रेप्लिकेशन को, किस तरीके से हमारा आरएनए बनता है डीएनए से, यानी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने के लिए हमें जेनेटिक कोड समझना पड़ेगा ताकि हमें ये समझ में आ पाए कि भैया सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स कैसी रहती है। और जेनेटिक कोड की मदद से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको आप ट्रांसलेशन कहोगे, जेनेटिक कोड को ही डिसिफर किया जाता है। और एलिमेंट्री बेसिस भी पढ़ेंगे हम लोग इसकी, रेगुलेशन का, लैप ऑपेरॉन वगैरह का सिस्टम भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर बात आती है द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, जो कि लास्ट डेकेड के अंदर हुआ था। इसने एक नया एरा खोल दिया है जीनोमिक्स का। लास्ट सेक्शन के अंदर हम लोग जो है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के कुछ एसेंशियल बातों का डिस्कशन करेंगे और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा एक एलिमेंट्री आइडिया लेंगे। फिर एनसीईआरटी हमसे कहती है चलो हम लोग जो है अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं कैसे, कि बाई फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, जो कि हमारा डीएनए है। और सब्सिक्वेंट सेक्शंस के अंदर हम लोग पढ़ते जाएंगे कि ये ऐसा क्यों है कि मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है और इसका रिश्ता क्या है आरएनए के साथ। अब यहाँ पे 3 बातें एनसीईआरटी ने बोली है। क्या, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका अंडरस्टैंड करने वाले हैं स्ट्रक्चर कैसा है। फिर दूसरी बात हमें ये भी समझनी है कि वाई इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटीरियल। भाई डीएनए ही ऐसी खास बात, डीएनए के अंदर ही ऐसी क्या खास बात है जो ये मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटीरियल है। और तीसरी चीज़, इसका रिश्ता क्या है हमारे आरएनए के साथ, ये भी हमें समझना है। अब एनसीईआरटी ने देखो ये वाली जो बात बोली है ना, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल, यानी स्ट्रक्चर समझने वाली बात, ये एनसीईआरटी आपको अभी यहाँ पर बोल के आई है क्या, कि क्लास 11th के अंदर आपने क्या है, स्ट्रक्चर पढ़ रखा है न्यूक्लियोटाइड का।
और किस तरीके से ये पॉलीमरिक वो बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। तो क्लास 11th को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसने उसकी बात करी थी, और यहाँ पर भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हमारा एक न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनेगा। स्टार्ट करें सबसे पहले एक बहुत बेसिक चीज़ से। एनसीईआरटी आपको बताती है कि जो डीएनए है वो लॉन्ग पॉलीमर है किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। ये टाइड है हमारे, न्यूक्लियोटाइड होते हैं और किस तरीके के हैं, डीऑक्सीराइबो हैं। डीऑक्सीराइबो क्यों बोल रहे हैं हम लोग, वो हम लोग आगे बात करेंगे। डीएनए किसका पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, और आरएनए किसका पॉलीमर होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। फिर बात आती है कि जो लेंथ है हमारे डीएनए की, उसको आप डिफाइन करते हो एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो लेंथ ऑफ डीएनए है, इंपॉर्टेंट बात है कि लेंथ ऑफ डीएनए को आप कैसे डिफाइन करते हो, इट इज़ यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या फिर हम लोग बेस पेयर्स की तरह भी हम लोग इसको रेफर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि लेंथ ऑफ डीएनए को कैसे मेजर किया जाता है, यूजुअली इन टर्म्स ऑफ दी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेंथ तो ठीक है, अलग बात है कि भाई कितना मीटर है, कितना ये, वो सब एलिमेंट्री बेसिस है। वो यहाँ पर हमारा मेन डिस्कशन क्या है कि कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है या फिर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, ये दोनों चीज़ें हम लोग इसको काउंट करते हैं। अब बात आती है क्या कि एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बात एनसीईआरटी ने बोली क्या, कि दिस ऑल्सो इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या कह रही है एनसीईआरटी आपसे, कि दिस ऑल्सो इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। याद करो जब हम लोगों ने मियोसिस पढ़ी थी, तो मियोसिस के अंदर जब सिग्निफिकेंसेस ऑफ मियोसिस बताई जा रही थी, तो एनसीईआरटी ने वहाँ क्लास 11 के अंदर मेंशन किया था क्या, कि कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोम नंबर जो होता है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, ये मेंटेन करवाती है हमारी मियोसिस। और जब एनसीईआरटी ने हमें ये बात बताई थी, तो ये बोला था कि ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना क्रोमोसोम नंबर होगा। जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, इस तरीके से ये स्पेसिफिक होगा, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमंस की। और इसी तरीके से एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे ह्यूमंस की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कि उसके अंदर कितने पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, यानी कितने बेस पेयर्स हैं या कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, ये भी उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरियोफाज, अब ये डाटा एनसीईआरटी का डाटा याद रखना इंपॉर्टेंट। एक बैक्टीरियोफाज का क्या मतलब होता है, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस को आप बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। उसका नाम क्या है, 5174। इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं। अब देखो एनसीईआरटी ने अभी आपको क्या बताया कि या तो आप दो काम कर सकते हो, पहला तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बता दो, या फिर दूसरा काम बता दो कि कितने बेस पेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अंदर एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है 5174 का, जिसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। फिर आगे एनसीईआरटी बात कर रही है, 3 एग्जांपल्स एनसीईआरटी दे रही है किसकी, बैक्टीरियोफाज लैम्डा की, फिर ई कोलाई की और ह्यूमन डीएनए की, जिसके अंदर जो इसने बताया है किसका लेंथ ऑफ डीएनए का जिक्र किया है, तो वो बेस पेयर्स की फॉर्म में किया है। एक एग्जाम्पल दिया इसने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वाला और 3 एग्जाम्पल दिए बेस पेयर्स वाले। अब 5174 जो है इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और बैक्टीरियोफेज जो है हमारा, बैक्टीरियोफाज बोलो फेज बोलो, जो लैम्डा है इसके अंदर 548502 हैं। फिर ई कोलाई के अंदर कितने हैं, 4.6 इंटू 10⁶ हैं। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने हैं, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। तो हैप्लॉइड कंटेंट का मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स के अंदर इतना है, तो 46 के अंदर इसका डबल हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हो जाएगा। ये ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ई कोलाई की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। ह्यूमन डीएनए की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके हैप्लॉइड कंटेंट यानी 23 क्रोमोसोम के अंदर इतने बेस पेयर्स हैं। और हमारा ये जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है इसके अंदर इतने बेस पेयर्स हैं। लेकिन ये बैक्टीरियोफेज जो है हमारा 5174, इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है, आप यहाँ देखो तो शायद मेरी बात और गहराई से समझ पाओ कि इनकरेक्टली मैच्ड पेयर आप इनको इसमें से बताना है कि कौन सा है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके और इसको देखो।
तो अब इसको समझाऊँ मैं, तो इसमें देखो कि बैक्टीरियोफेज जो 5174 है उसमें 5386 नंबर दे रखा है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है इसमें 48502 दे रखा है। ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻6 दे रखा है। और ह्यूमन बीइंग के अंदर हैप्लॉइड कंटेंट का 3.3 इंटू 10⁻9 दे रखा है। तो नंबर तो सारे सही दे रखे हैं, यानी इस क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं है। पर अगर आप गौर करो तो बैक्टीरियोफेज जो 5174 है उसके आगे इन्होंने लिख दिया बेस पेयर्स। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें डाटा दिया था ये बेस पेयर का नहीं था, ये किस चीज़ का था, ये न्यूक्लियोटाइड्स का था, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स का था। और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए आपको याद कर लेना इसको कि ये 5386 बेस पेयर्स नहीं हैं, 5386 नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इस चीज़ को याद रखना। दिस वॉज अ नाइस क्वेश्चन जो मुझको मिला, तो मैंने यहाँ पर ऐड करने का इसको ज़रूरी समझा। फिर अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, कि हमारा जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये कैसे कैसे इसकी लिंकिंग हुई है, कैसे हमारा न्यूक्लियोटाइड बना है और कैसे 2 न्यूक्लियोटाइड या 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। बात करें हम लोग अपने न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट्स से हमने बोला था कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस कितनी टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का हो सकता है, पहला प्योराइन और सेकंड है पायरिमिडीन। इसके अंदर जो साइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो प्योराइंस के अंदर होती हैं 2, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। और पायरिमिडीन जो है ये सिंगल साइक्लिक रिंग्स को कंटेन करता है। प्योराइन के एग्जाम्पल क्या है? एडेनाइन और ग्वानाइन। याद कैसे रखना है? प्योर एज गोल्ड। फिर बात आती है अपनी पायरिमिडीन की। पायरिमिडीन जो है 3 तरीके की होती है। क्या है? साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, यानी CUT कट से नाम को याद रखना है आपको। अब जो यूरासिल है ये मिलती है हमें सिर्फ और सिर्फ RNA में, जो थाइमीन है ये मिलती है सिर्फ और सिर्फ DNA में, लेकिन जो साइटोसिन है ये दोनों में मिलती है, RNA में मिलती है और हमारी DNA में भी मिलती है। तो साइटोसिन इज़ कॉमन फॉर बोथ DNA एंड RNA। थाइमीन किस में प्रेजेंट है? DNA में। और यूरासिल कहाँ प्रेजेंट होगी? RNA के अंदर। ये बात हो गई हमारी नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। फिर हम लोग अब बात करें पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर नाम से पता चल रहा है 5 कार्बन होंगे इसके अंदर। राइबोज होगी अगर RNA होगा और डीऑक्सीराइबोज होगी अगर DNA है। और तीसरा कंपोनेंट क्या था? फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप के अंदर तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। तो 3 चीज़ें हो गई हमारे न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाली। न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाला नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस अपना 5 अवेलेबल है हमारे पास, जिसके इन 5 में से एडेनाइन, ग्वानाइन, पायरिमिडीन, इसमें साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, इन 5 में से कोई भी 4 रहेंगे। अगर DNA होगा तो एडेनाइन और ग्वानाइन और साइटोसिन और थाइमीन, और अगर RNA होगा तो थाइमीन हट के यूरासिल को यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है। फिर अब हम लोग की बात आ रही है कि हमने देखना है, पढ़ना है कि लिंकिंग कैसे हो रही है। तो लिंकिंग पढ़ने के लिए हम लोग पहुंच गए इस डायग्राम पे। अगर यहाँ आपने फोकस कर लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारी पेंटोज शुगर दे रखी है। पेंटोज शुगर के अंदर ये जो कार्बन है जिससे फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ करके दिखाया हुआ है, ये कार्बन हमारा है कार्बन नंबर 5। अगर ये 5 है तो ये वाला जो कार्बन है ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा और ये कार्बन नंबर होगा हमारा 1। अब आप एक चीज़ को देखो कि कार्बन नंबर 1 से A को जोड़ रखा है, यानी क्या है? एडिनाइन को जोड़ रखा है। और सिमिलरली ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ 1 अगर लिख दें हम लोग, और ये 5 लिख दें, और इधर हम लोग लिखें 3 है, ये अपना 4 है, ये 5 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, 3। इस तरीके से हमने लेबलिंग कर ली। अब आप देखो कि ये जो पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन पे हमारी नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ी है? कार्बन नंबर 1 पे। तो यानी ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया? इस बॉन्ड का नाम हो गया हमारा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और कार्बन नंबर 1 से क्या जुड़ा हमारे? कार्बन नंबर 1 से जुड़ गया हमारा ये हमारा नाइट्रोजनस बेस। फिर बात कर रहे हैं हम लोग कार्बन नंबर 5 जो है हमारा किसका? पेंटोज शुगर का।
उस पे कौन आके जुड़ रहा है, फॉस्फेट आकर के जुड़ रहा है। अच्छा ये जो नंबरिंग है ना, ये सारी प्राइम नंबरिंग है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, ये सारी जगह 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम ऐसे चलता है। और ये प्राइम नंबर क्यों है, ये जो प्राइम हम लोग बोल रहे हैं क्यों, बिकॉज हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, उनकी नंबरिंग 1 2 3 4 चल रही है। तो इसको इससे अलग करने के लिए हमारा जो पेंटोज शुगर है उसके कार्बन की नंबरिंग के ऊपर हमने प्राइम चढ़ा देना है। अब आप गौर से देखो कि कार्बन नंबर 5 जो है हमारा 5 प्राइम कार्बन जो है हमारी पेंटोज शुगर का, इससे अटैच्ड है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। याद कैसे रखना है, ये हिंदी का लेटर फा 5 प्राइम पे हमारा फॉस्फेट जुड़ा है, ठीक है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट जुड़ा है। और ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा जिसके थ्रू ये जुड़ा है, इसको बोलोगे आप फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब बात आती है क्या किया, अब आप इन दो न्यूक्लियोटाइड को देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है आपके पास, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े कैसे हैं, तो इस वाले न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी नाइट्रोजनस बेस को कहाँ जोड़ा गया है, 1 प्राइम कार्बन पे जोड़ा गया है वाया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है वाया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो 5 प्राइम पे जुड़ा है और इधर फॉस्फेट ग्रुप दूसरी वाले पे किस पे जुड़ा है, 3 प्राइम पे। तो क्या ये 3 प्राइम 5 प्राइम क्या अपना फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड नहीं हो गया, ये भी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये भी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड हो गया, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कहाँ जुड़ता है, 3 प्राइम पे जुड़ता है, तो अगले वाले पे 5 प्राइम पे जुड़ता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है कि नाइट्रोजनस बेस कहाँ जोड़ा जाएगा, OH पे ही जोड़ते हैं, जहाँ भी जुड़ेगा OH पे जुड़ेगा, चाहे 1 प्राइम हो, चाहे 5 प्राइम हो, या 3 प्राइम हो। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ 1 प्राइम पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिससे हमारा न्यूक्लियोसाइड बन गया। ऑब्वियसली जब हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस को किससे जोड़ा है, पेंटोज शुगर से जोड़ा है, तो दोनों से मिलके बनता है न्यूक्लियोसाइड। और कौन से बॉन्ड के थ्रू बनता है न्यूक्लियोसाइड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बनता है। अब बात आई क्या, अगली बात, कि जब एक फॉस्फेट ग्रुप को हमने लिंक कर दिया कहाँ पर, OH पे, कहाँ पर, 5 प्राइम कार्बन, 5 प्राइम कार्बन किसका, पेंटोज शुगर का, यानी न्यूक्लियोसाइड का, थ्रू फॉस्फो एस्टर लिंकेज। किस लिंकेज के थ्रू बनता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज, तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड बन गया हमारा। न्यूक्लियोसाइड वर्ड क्यों यूज़ हुआ था, क्योंकि इससे जस्ट पहले हम लोग क्या कर चुके थे, फॉस्फेट ग्रुप से लगाने से पहले हम लोग क्या लगा चुके थे, हमारी इसके अंदर शुगर के अंदर हमारा नाइट्रोजनस बेस ऐड कर चुके थे। तो उन दोनों को मिलके हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और फिर इन तीनों को मिल गया, जब ये तीनों मिला दिए तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब बात आती है क्या, कि हमें नाम इम्पॉर्टेंट है याद रखना। अब इस चीज़ को आप यहाँ भी समझ सकते हो, और 11th क्लास को जब हम लोग पढ़ेंगे तब भी वही बात आएगी। जब न्यूक्लियोसाइड बना है तो एडिनोसिन या डी एडिनोसिन बनेगा, ग्वेनोसिन या डी ऑक्सी ग्वेनोसिन बनेगा, साइटिडीन या डी ऑक्सी साइटिडीन बनेगा, यूरिडीन या डी ऑक्सी थाइमिडीन बनेगा। इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब आप देखो कि शुगर के जो नाम दे रखे थे आपको, सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस के जो नाम दे रखे थे आपको, वो क्या क्या थे, एडिनाइन थे। एडिनाइन से जब हमारा न्यूक्लियोसाइड बना है तो क्या बना है, एडिनोसिन बना है। या फिर ग्वेनाइन से जो हमारा न्यूक्लियोसाइड बना है उसका नाम क्या है, ग्वेनोसिन नाम है। और इससे जब हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा तब उसका नाम पड़ जाएगा एडिनाइलिक एसिड, इसका नाम पड़ जाएगा ग्वेनाइलिक एसिड। इसका नाम है साइटोसिन, तो हमारा जो इससे न्यूक्लियोसाइड बना है उसको हम साइटिडीन कह रहे हैं। फिर जब हमारा इससे न्यूक्लियोटाइड बनता है तो हम लोग कहते हैं साइटिडाइलिक एसिड। इस तरीके से नाम बदल जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं लिंक होते हैं किसके थ्रू, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू, और इससे हमारा एक डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। हमने यहाँ देखा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक लिंकेज है जिससे हमारे डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना, फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम बना, फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरीके से चलता जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड्स को भी हम इसी तरीके से जोड़ सकते हैं और हमें उससे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिल जाएगी। अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़
एट वन एंड, एक तरफ क्या है, फ्री फॉस्फेट रहेगा जो 5 प्राइम पे रहेगा, तो इसको आप 5 प्राइम एंड बोल दोगे, और इस पे एक OH प्रेजेंट रहेगा 3 प्राइम कार्बन पे, तो आप इसको 3 प्राइम एंड बोल दोगे। तो अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़ एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट 5 प्राइम phosphate moiety at 5 prime end of sugar which is referred to at the 5 prime end of the polynucleotide chain। और सिमिलरली दूसरी तरफ क्या रहेगा, पॉलीमर के एक शुगर मॉलिक्यूल रहेगा जिसका जो 3 प्राइम OH है वो फ्री होगा। सिंपल सी चीज़। तो 5 प्राइम वाले पे फॉस्फेट फ्री होगा और 3 प्राइम वाले पे अपना OH फ्री होगा। सिंपल सी चीज़ है ये। अब आप इसको ही नाम दे दोगे कि ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। और बात आती है क्या कि बैकबोन कौन बना रहा है, बैकबोन कौन बना रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। हमें ये याद रखना है कि शुगर और फॉस्फेट मिल करके हमारी बैकबोन को बना रहे हैं। ये बैकबोन ही बन रही है हमारी सारी की सारी, ये बैकबोन है। अब बैकबोन के अंदर फॉस्फेट भी आ गया और शुगर भी आ गई, लेकिन जो बेसिस हैं नाइट्रोजनस बेसिस ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंदर की तरफ। ये चीज़ याद रखना, द नाइट्रोजनस बेसिस लिंक्ड टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। कहाँ पर, इनसाइड की तरफ करते हैं ये। यहाँ दूसरा स्टैंड भी होगा, तो जैसे ये बैकबोन है, ये भी बैकबोन है जो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी है, और इसके अंदर से नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इधर से ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे अंदर की तरफ। इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के साथ बाइंड कर जाएगा वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर बात आती है क्या कि जो हमारा आरएनए है उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज़ होते हैं, इनके अंदर एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसको समझने के लिए भी वापस इसी डायग्राम पे आए हम लोग। अब हम लोग इस डायग्राम के अंदर बात कर रहे हैं क्या कि हमने जब नंबरिंग करी है तो इस नंबर को क्या दिया है, इस कार्बन को दिया है 1 प्राइम नंबर, इसको दिया है 2 प्राइम, इसको नंबर दिया था 3 प्राइम, इसको 4 प्राइम, और ये 5 प्राइम कार्बन है। हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो सेकंड प्राइम कार्बन है इसके ऊपर जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होता है, HOH का होता है। लेकिन ये OH के अंदर से अगर मान लो ये O हटा दें, हम लोग ऑक्सीजन हटा दें और इसको हम क्या बना दें, H और H बना दें, ये क्या हो गया, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बना। लेकिन अगर इसके अंदर ये O प्रेजेंट होता तो ये क्या बनता, ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बनता। यही चीज़ NCERT यहाँ बता रही है क्या कि आरएनए के अंदर सेकंड प्राइम पोजीशन पे राइबोस के अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस के अंदर ये O हट जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ H प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ जो आपको आरएनए के अंदर बताई जा रही है क्या कि आरएनए के अंदर यूरैसिल मिलता है, थाइमीन नहीं मिलता। यूरैसिल इज़ फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। और थाइमीन का दूसरा नाम क्या है, केमिकल नेचर नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरैसिल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 5 मिथाइल यूरैसिल इज़ अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन। फिर बात आई, अब हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया, एसिडिक सब्सटेंस की तरह। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हम लोग बोल रहे हैं इसको, तो एसिडिक तो है ही ये। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रेडरिक मीशर थे। इन्होंने 1869 के अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई करी पहली बार, और क्या नाम रख दिया इसका, न्यूक्लीन नाम रख दिया। लेकिन टेक्निकल लिमिटेशन बहुत सारी थी कि भाई इसको आइसोलेट कैसे करें, इंटैक्ट मतलब बिना तोड़े इसको आइसोलेट कैसे करें। फिर द एलुसिडेशन, एलुसिडेशन का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन। द क्लैरिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ DNA रिमेन्ड एल्यूसिव, यानी डिफ़िकल्ट रही ये बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक। और अब देखो 1869 से कौन सा साल आ गया, 1953 आ गया, यानी लगभग क्या है 90 साल के आसपास का टाइम हो गया। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही, यानी एल्यूसिव रहा कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर को क्या कर पाएँ, एलुसिडेट कर पाएँ, क्लैरिफाई करवा पाएँ। किस वजह से, टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से। 1953 के अंदर अब क्या होता है कि वॉटसन और क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या स्टडी किया, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा स्टडी किया, जिसको किसने प्रोड्यूस किया था, मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। तो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने काम किया एक्सरे का कुछ, और एक्सरे का डिफ्रैक्शन डाटा इन्होंने निकाल लिया। अब जैक्सन और क्रिक ने क्या किया, इस डाटा को पढ़ा और उसको पढ़ के प्रपोज कर दिया बहुत सिंपल और बहुत फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA।
और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हॉलमार्क क्या थी, पहचान क्या थी इनके प्रोपोजिशन की, वॉटसन और क्रिक के प्रोपोजिशन की, कि क्या होता है, बेस की पेयरिंग होती है बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी हमारा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये इसकी मैंने क्या बनाई है, बैकबोन बनाई है जो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी है, लेकिन इसके अंदर से बेसिस ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे, हमने पढ़ा था। तो अब ये बोल रहा है कि दूसरे वाले स्ट्रैंड में से भी जब बेसिस ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो इनके अंदर बेस पेयरिंग होती है। अब वो बेस पेयरिंग किसके थ्रू होती है, हमें ये मालूम है, ये होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, कि एडिनाइन के सामने हमेशा थाइमीन आएगा और ग्वानाइन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा। ये चीज़ जो है इंश्योर करती है यूनिफॉर्म डिस्टेंस का होना। अब ये कैसे इंश्योर करती है ये भी आप समझो, कि मैंने आपको बताया कि जो प्योराइंस हैं हमारे एडिनाइन और ग्वानाइन, ये दो साइक्लिक रिंग्स कंटेन करते हैं। अब ये है मेरा एडिनाइन का स्ट्रक्चर, रफली आप ऐसे एज्यूम करो, और ग्वानाइन का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके का होगा, डबल साइक्लिक रिंग्स हैं। फिर बात आ रही है साइटोसिन हो या थाइमीन हो, इसके अंदर सिंगल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं दोनों के अंदर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप साइटोसिन को, दोनों प्योराइन को आपस में मिलाओ, तो कुछ इस तरीके से बना, कुछ इस तरीके से ही तो बना। फिर अगर मैं आपसे बोलूँ दोनों के दोनों प्योराइन को ऐड करो तो ये कुछ इस तरीके से मिल गया। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमेशा एक प्योराइन के सामने दूसरा पायरिमिडीन रखो, तो क्या वो इस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो हम सारी जगह जब ये अप्लाई करेंगे तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस तो मेंटेन होगा ना। यही चीज़ क्या है, एक स्टेबिलिटी कॉन्फर करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है हमारे डीएनए को। अब एनसीईआरटी कह रही है कि हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ ने चारगाफ रूल दिया। वो रूल क्या है, दैट फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो रेशो होती है बिटवीन एडिनाइन और थाइमीन और ग्वानाइन एंड साइटोसिन, ये कांस्टेंट होती है और इक्वल होती है 1। यानी जितना एडिनाइन उतना ही थाइमीन, जितना ग्वानाइन उतना ही साइटोसिन। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग G/C रेशो देखें या A/T रेशो देखें तो ये 1 ही होगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। फिर एनसीईआरटी कहती है कि जो बेस पेयरिंग है ये कॉन्फर करती है या प्रोवाइड करती है एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी टू दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। इसका ये मतलब है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों की दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। यानी अगर हमें एक का सीक्वेंस पता है बेसिस का, तो दूसरे स्ट्रैंड का हम लोग अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है A हमेशा T से ही पेयर करेगा, G हमेशा C से पेयर करेगा। तो अगर हमें पहले वाले का पता है, मान लो ACTAGCGGC इस तरीके से है, तो दूसरे स्ट्रैंड के सामने क्या होगा, TGACCG। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर एक का हमें पता है तो दूसरा हम अपने आप से लिख सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह सामने आया। ऑल्सो इफ़ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए, अगर हम लोग बात करें कि भाई एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का, ये पेरेंटल डीएनए की तरह काम कर रहा है और टेम्पलेट की तरह काम करेगा जब हमें सिंथेसाइज करना होगा नया डीएनए, तो क्या होगा कि रेप्लिकेशन में भी बहुत आसानी हो जाएगी, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री यही बनाएगा और ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री यही बनाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब रेप्लिकेशन हो रही होगी डीएनए की तो डीएनए में कोई बदलाव आ जाए। तो ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह चीज़ सामने आई। क्या चीज़, कि द टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए दस प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। और इस वजह से इम्प्लीकेशंस जो थी बहुत क्लियर हो गई। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बिकेम वेरी क्लियर। तो हमारे को काफ़ी डेवलपमेंट्स यहाँ देखने को मिली। सबसे पहली चीज़ स्टार्ट हुई है कहाँ से, फ्रेडरिक मीशर की कहानी से। इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि एसिडिक सब्सटेंस है न्यूक्लियस के अंदर, उन्होंने उसका नाम दे दिया न्यूक्लिन। ये है साल 1869 की बात। फिर 90 साल तक जो है भैया काम बंद रहा, बिल्कुल टेक्निकल लिमिटेशन रही, इसके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं हो पाई अच्छे से। फिर बहरहाल जा कर के 1953 के अंदर वॉटसन और क्रिक ने किसके एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के, और इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को किसने पढ़ा था, हमारे मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। इनके डाटा को पढ़ के इन दोनों ने क्या किया, डबल हेलिक मॉडल को प्रपोज कर दिया। और इन्होंने एक सोर्स और पकड़ा, वो था क्या, एरविन चारगाफ की स्टडी। यानी वॉटसन और क्रिक ने दो जगह से पढ़ाई को लेकर के कंबाइन कर दिया। पहला मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन की एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी को, और दूसरा अरविंद चारगाफ की किस चीज़ को, चारगाफ के रूल को।
इन्होंने इन दोनों को कंबाइन करके अपना डबल हेलिक का स्ट्रक्चर दे दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं। अब बात आती है क्या सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, स्पेशल फीचर्स या स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं हमारे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के, उसको पढ़ लो। अब एनसीईआरटी आपको एक एक करके ये सारी बात बताती है क्या कि जो दोनों की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, इनके अंदर जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट मिलके बनाता है, और बेसिस जो हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं अंदर की तरफ। जो दोनों की दोनों चेन्स हैं वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी की हैं, यानी एक चेन की अगर पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। फिर तीसरी बात एनसीईआरटी कहती है कि जो बेसिस हैं वो दोनों स्टैंड्स के अंदर ये पेयर होते हैं किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, बेस पेयर बनाने में मदद करते हैं। एडिनाइन और थाइमीन क्या करता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ए ऐसे लिखते हैं, ए दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हमारे किसके साथ, थाइमीन के साथ, और ग्वानाइन जो है 3 बनाता है अपने साइटोसिन के साथ। सिमिलरली ग्वानाइन इज बाउंडेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एज अ रिजल्ट अ प्योराइन ऑलवेज कम्स ऑपोजिट टू पायरिमिडीन। और इसका फ़ायदा क्या है, ये आपका एजर्शन रीजन भी बन सकता है। एज अ रिजल्ट अ प्योराइन ऑलवेज कम्स ऑपोजिट टू अ पायरिमिडीन, दिस जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए हेलिक्स। क्योंकि हमारा एक प्योराइन हमेशा पायरिमिडीन के सामने रहेगा, या यूं कह लो हमारा पायरिमिडीन हमारे एक प्योराइन के सामने रहेगा, तो जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उन दोनों के अंदर यूनिफॉर्म डिस्टेंस हमेशा रहने वाला है। चौथी बात जो हमें इसके अंदर करनी है वो ये कि जो दोनों चेन्स हैं वो कॉइल हुई हैं राइट हैंडेड फैशन में। राइट हैंडेड फैशन के अंदर हमारे दोनों की दोनों चेन्स जो हैं, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं डीएनए के, वो कॉइल हुए हैं। और जो पिच है डीएनए की, पिच है वो कितनी है, 3.4 नैनोमीटर्स। आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों एक ही बात है, 3.4 नैनोमीटर का हो या 34 एंगस्ट्रॉम बोलो, एक ही बात है। ये पिच ऑफ डीएनए क्या है, 3.4 नैनोमीटर्स या 34 एंगस्ट्रॉम। फिर बात आती है क्या कि देयर आर रफली 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। जब एक टर्न हो रहा है उसके अंदर कितना है, 10 बेस पेयर्स हैं। तो भाई एक पेयर चढ़ने में 36 डिग्री टर्न हो जाएगा जब 360 घूमना है। कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ डीएनए हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर्स। ये बात आई क्या कि 10 बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। तो और हम लोग बोल रहे हैं ये 10 के बीच में है, तो 2 के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया या फिर 0.34 नैनोमीटर्स हो गया। ये दोनों डाटाज आपको याद रखने हैं। फिर बात आ रही है कि जो प्लेन है एक बेस पेयर का वो स्टैक करता है दूसरे बेस पेयर के प्लेन के ऊपर, और ये भी क्या करता है, इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्फर करता है स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। यानी हमारी दो चीज़ें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा प्लेन की स्टैकिंग होना, ये भी एक एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये है हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब यही चीज़ जो है ना हम लोग देख सकते हैं डायग्राम के भी अंदर कि हमें ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वगैरह दिखा रखा है, बेस पेयरिंग भी इसमें दिखा रखी है, एडिनाइन और थाइमीन आपस में एक दूसरे के साथ पेयर करते हुए दिखाए हुए हैं, और बैकबोन किससे मिली हुई है, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के हमारी बैकबोन बनी है, और ग्वानीन और साइटोसिन ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होंगे। ए और टी आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होंगे। और यही चीज़ हमें यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखा करके बताया हुआ है। हम लोग इसमें देख सकते हैं एक स्टैंड अगर हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्टैंड हमारा कैसा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। और ए के साथ टी मैच कर रहा है, टी के साथ ए पेयर कर रहा है, जी के साथ सी और सी के साथ जी। एनसीईआरटी के लिखने वालों की जो राइटर्स हैं उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हुए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि एडिनाइन और ग्वानीन ये दोनों क्या चीज़ें हैं हमारी, ये नाइट्रोजनस बेसिस हमारे कैसे हैं, ये प्योराइंस हैं।
और प्योराइन जो होते हैं इनके अंदर डबल साइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कुछ इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट होंगी। इसको सिंपल करने के लिए मैंने कुछ आपको ऐसे बना करके दिखाया था। अब बात आती है क्या कि एनसीईआरटी के बनाने वालों ने देखो ये दो रिंग्स आपको बना के भी दिखाई हैं, एक छोटी रिंग और एक बड़ी रिंग। सिमिलरली ग्वानिन के अंदर भी एक छोटी रिंग एक बड़ी रिंग, लेकिन थायमीन के अंदर और हमारे साइटोसिन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल लिंक से बना हुआ है। तो ये भी एनसीईआरटी की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए मैंने सोचा आपको नोट करवाया जाए। 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जितना भी न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें थी वो सब हमने कवर कर ली। अब बात आती है कि 11th की एनसीईआरटी के अंदर जो बात आ रही है डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स की बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर, हम लोग उसको भी अभी साइमल्टेनियसली कवर कर लेंगे। अब बात आ रही है क्या कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनसीईआरटी कहती है कि नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और कुछ जो ऐसी हैं वो क्या है, नाइट्रोजन बेसिस भी होते हैं। अब वो नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या हैं, एडिनाइन और ग्वानाइन हमारे प्योराइन, और साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन हमारे पायरिमिडीन्स। 5 नाइट्रोजन बेसिस हैं जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट हैं। जब फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर यानी पेंटोज शुगर से जब हमने अपने नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दिया, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोसाइड है। और अगर एक फॉस्फेट ग्रुप भी हमने इसके अंदर एस्टरीफाई कर दिया, फॉस्फो एस्टर लिंकेज से ही तो हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता था 5 प्राइम कार्बन पे। याद करो, फा करके या बताया था फॉस्फेट 5 प्राइम कार्बन पे जुड़ता है। तो 5 प्राइम के OH के साथ जब हमारा एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन जाती है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर T से टुगेदर तो तीनों चीज़ें हैं, नाइट्रोजनस बेस भी है और पेंटोज शुगर भी है और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप भी है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को साइड में रख दो तो बचा क्या, नाइट्रोजनस बेस बचा और शुगर बची। अब ये जो शुगर है इसके 1 प्राइम कार्बन पे N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू हमारा नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब बात आती है न्यूक्लियोसाइड के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो ये चीज़ हमें कैसे समझनी है कि अगर मैं इसको रिमूव करूँ सबसे पहले, तो बात आई अपनी, हमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो ये नाम से कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं ये एक्टिविटी करवा रहा हूँ कि एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के नाम हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड के नाम की। तो न्यूक्लियोसाइड के नाम क्या क्या हैं, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन, ये हमारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड क्या बन जाएगा हमारा, एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड हो गए। आप इसको एक टैबुलर फॉर्म में लिखना कि एडिनाइन से हमारा न्यूक्लियोसाइड बना एडिनोसाइन और फिर हमारा न्यूक्लियोटाइड बना एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइन के बाद आप यहाँ लिखोगे एडिनोसिन से फिर बनेगा हमारा एडिनाइलिक एसिड। इस तरीके से पांचों की पांचों नाइट्रोजनस बेसिस के लिए आप ये टेबल तैयार करना और अपने नोट्स के अंदर ऐड करना। अब एनसीईआरटी कहती है क्या कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं हमारे डीएनए और आरएनए, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और हमारा डीएनए और आरएनए फंक्शन करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। यानी ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, होगा कोई न्यूक्लिक एसिड ही जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। फिर हम लोग फर्दर मूव करें। अब एनसीईआरटी ने हमें ये डायग्राम दिखा रखा है। देखो एडिनाइन एक प्योराइन है और यूरासिल एक पायरिमिडीन है। पायरिमिडीन को याद करने की ट्रिक थी CUT कट, और प्योराइंस को याद करने की प्योर एज गोल्ड। अब देखो प्योराइंस चाहे एडिनाइन हो चाहे ग्वानाइन हो, ये डबल साइक्लिक रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट है। एक रिंग ये रही, दूसरी रिंग ये रही। अब एडिनाइन के अंदर हमने क्या करना था, एडिनाइन को कहाँ पर जोड़ना है, एडिनाइन को जोड़ना है हमने कहाँ पर, 1 प्राइम कार्बन पे। तो ये 1 प्राइम कार्बन पे हमने एडिनाइन को जोड़ दिया, तो ये हमारी क्या है, एक ये हमारी है पेंटोज शुगर है। इस पेंटोज शुगर के 1 प्राइम कार्बन पे हमने एडिनाइन को जोड़ दिया तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बन गया, यानी एडिनोसिन तैयार हो गया।
और ये 5 प्राइम कार्बन के ऊपर हमने क्या है फॉस्फेट ग्रुप को जब जोड़ दिया तो ये हमारा एडिनाइलिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। इसी तरीके से हमारा यूरैसिल जो एक पायरिमिडीन है नाइट्रोजनस बेस, इसको हमने ऐड किया 1 प्राइम कार्बन पे। ये हमारी क्या है पेंटोज शुगर है, इसके 1 प्राइम कार्बन पे हमने जब ऐड किया तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड बन गया यूरिडीन। यूरैसिल से यूरिडीन बना और फिर ये यूरिडाइलिक एसिड बन जाएगा जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। फिर हम लोग फर्दर बात करें इसके अंदर तो एनसीईआरटी हमें अब आगे कहाँ बात करती है इसकी न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो इसके न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में ये पैराग्राफ आया कि अदर टाइप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि कहाँ मिलेगा हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर मिलेगा। अब एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन क्या होती है ये हम लोग जब अपना चैप्टर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स तब डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी के लिए ये याद रख लो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर हमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और ये भी क्या है हमारा न्यूक्लिक एसिड भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं यानी न्यूक्लियोटाइड का अगर पॉलीमराइजेशन कर दो तो आपको न्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा। ये चीज़ हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। अब टुगेदर विद पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स ये कंप्राइज करते हैं ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। पॉलीसैकेराइड्स यानी हमारे कार्बोहाइड्रेट और पॉलीपेप्टाइड यानी हमारा प्रोटीन हो गया, सॉरी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये तीनों चीज़ क्या हैं ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल की। फॉर न्यूक्लिक एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है यानी न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके। एक क्या है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजनस बेस होगा, दूसरा मोनोसैकेराइड यानी पेंटोज शुगर होगा और तीसरी चीज़ क्या है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। इससे हमें न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। जैसा कि आप फिगर 9.1 के अंदर नोटिस कर चुके हो जो हमने अभी डिस्कशन किया था स्ट्रक्चर एडिनाइलिक एसिड वगैरह का कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड जो हैं नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या हैं 5 हैं हमारे पास ये रहे। एडिनाइन और ग्वानाइन क्या है सब्सटीट्यूटेड प्यूराइंस हैं। एडिनाइन और ग्वानाइन सब्सटीट्यूटेड प्यूराइंस हैं और बाकी के जो सारे हैं वो क्या हैं पायरिमिडीन्स हैं, सब्सटीट्यूटेड पायरिमिडीन्स हैं यानी साइटोसिन यूरैसिल और थायमीन कट ये तीनों क्या हैं सब्सटीट्यूटेड पायरिमिडीन्स हैं और एडिनाइन और ग्वानाइन प्योर एज गोल्ड ये क्या हैं सब्सटीट्यूटेड प्यूरीन्स हैं। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्योराइन एंड पायरिमिडीन रिस्पेक्टिवली। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज या तो राइबोज जो कि मोनोसैकेराइड पेंटोज होगा या टू प्राइम डीऑक्सीराइबोज। मैंने आपको ये बताया था कि सेकंड प्राइम कार्बन के ऊपर क्या होता है ऑक्सीजन गायब हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन जिसके अंदर राइबोज प्रेजेंट होगा आप उसको आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलोगे। फिर हम लोगों के पास स्ट्रक्चरल कैसे ये बन रहा है, लिंकिंग कैसे हो रही है स्ट्रक्चरल बेसिस के बाद ये पैराग्राफ है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो फॉस्फेट मॉइटी है हमारी वो 3 प्राइम कार्बन ऑफ 1 शुगर से जुड़ती है ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू दी 5 प्राइम कार्बन ऑफ द सक्सीडिंग यानी अगले वाले का, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम जुड़ता है ये। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है हमारा शुगर का वो एक एस्टर बॉन्ड है। ये हमने पढ़ा अभी कि एस्टरिफिकेशन होगी और क्या रहेगा ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होता है और एज देयर इज़ वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड इसको आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कहते हो। ये चीज़ भी हम लोग अपनी 12th वाली एनसीईआरटी में अभी समझ चुके। फिर बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये एग्जिबिट करते हैं एक वाइड वेराइटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब ये चीज़ सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर जब हम लोग प्रोटीन वगैरह पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। अब अभी आप बस याद रखने के लिए ये देख लो कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिबिट करते हैं। इसका एविडेंस एनसीईआरटी आगे जाके देगी। यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कह रही है कि दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद अबव मेंशन सेलियन फीचर्स इज कॉल्ड बी डीएनए। एनसीईआरटी ने आपको बी डीएनए के बारे में अभी आपको पढ़ाना है। In higher classes, you will be told that there are more than a dozen forms of DNA, जिनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नाम पे रखा हुआ है, जिनके यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रही है कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा DNA के फॉर्म्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम पे रखे हुए हैं
और ये इस बात का सबूत है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। फिर हम लोग फर्दर इसके अंदर बात करें, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिबिटेड बाय डीएनए, वो क्या है, हमारा फेमस वॉटसन क्रिक मॉडल। जस्ट अभी आपने पढ़ा, इस वाले मॉडल का कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बी डीएनए है ये। दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट करता है एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एंटी पैरेलल हैं, यानी ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रन करते हैं। अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, यानी बैकबोन किससे मिलकर के बनी है, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के बनी है। द नाइट्रोजन बेसिस जो हैं ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं किस तरफ को, अंदर की तरफ को, मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन, अंदर की तरफ को। ये बात इंपॉर्टेंट है, द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन बट फेस इनसाइड, अंदर की तरफ फेस करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और एडिनाइन और ग्वानाइन जो है एक स्ट्रैंड का, ये कंपल्सरीली बेस पेयर करेगा किसके साथ, थाइमीन और साइटोसिन के साथ, यानी हमेशा हमेशा एक प्योराइन दूसरे पायरिमिडीन के साथ ही रिएक्शन करेगा, बेस पेयरिंग करेगा। ग्वानाइन दूसरे पायरिमिडीन के साथ यानी साइटोसिन के साथ करेगा। ए बेस पेयरिंग करता है टी के साथ और जी बेस पेयरिंग करता है सी के साथ। फिर बात आती है क्या कि एनसीईआरटी अब हमें यहाँ पर कहती है कि देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड टी और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन जी एंड सी। ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं हेलिकल स्टेयरकेस की तरह दिखते हैं। ईच स्टेप ऑफ एक्सेंट या असेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पेयर ऑफ बेसेस, हर स्टेप जो है असेंट का वो रिप्रेजेंट होता है बाई अ पेयर ऑफ बेस। और हर स्टेप के ऊपर कितना स्टैंड घूम जाता है, 36 डिग्री घूम जाता है। ये डाटा भी हम लोग 12th वाली एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। 1 फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप, 360 डिग्री घूमने में 10 स्टेप लगेंगे, या फिर यूं कह लो 10 बेस पेयर लगेंगे। अब अटेम्प्ट करो एक लाइन ड्रॉ करना जो जिसके अंदर पिच जो है, पिच कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी। इसी को हम लोग पढ़ चुके, या तो 34 एंगस्ट्रॉम पढ़ लो या फिर 3.4 नैनोमीटर्स पढ़ लो। फिर आता है कि राइज पर बेस पेयर कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर नैनोमीटर्स में बोले तो 0.34 नैनोमीटर्स। फिर इस फॉर्म ऑफ डीएनए को हम लोग क्या नाम देते हैं, बी डीएनए नाम देते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स जो आपको जानना था। ये कंप्लीट करता है हमारा स्ट्रक्चरल पेक्युलैरिटीज़ जो हमें इसके केस में देखनी थी।